प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास बिहार बोर्ड के जो बुक जो है सिलेबस और एनसीईआरटी का, उसका चैप्टर 2 यानी जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसको वन शॉट में हम लोग देखने वाले हैं। और मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी बताता हूं कि और इस चैप्टर से जितना भी सवाल आपका पूछा जाएगा इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा, चाहे वह 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर का सवाल लघु उत्तरीय हो, चाहे 5 नंबर का सवाल दीर्घ उत्तरीय हो, सारा का सारा सवाल आपको इसी एक वीडियो से मिल जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे वीडियो देखने के बाद आप जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, तो शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। तो छूटेगा तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं छूटेगा, लेकिन छूटेगा तो आपको 100% तो क्वेश्चन नहीं बनाना है। आप जानते हैं एसएसटी में, सोशल साइंस में भी आपका 80 को ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें से 40 ही बनाना रहता है। इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ये वीडियो देखने के बाद आसानी से आप टॉप कर सकते हैं बिहार में, यानी 450 प्लस नंबर ला सकते हैं कोई बेहिचक के। देरी ना करते हुए हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। उससे पहले हम आपको पिछला चैप्टर पहला चैप्टर में हमने बताया था कि क्या बताया था। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि फ्रांस की 3 क्रांति देखी थी। फ्रांस की क्रांति देखे थे। कौन कौन क्रांति देखे थे? 1789 की क्रांति, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो गया था। और कुछ भी बताए थे, जर्मनी इटली का एकीकरण भी बताए थे, बिस्मार्क के बारे में बताए थे, बहुत सा चीज बताए थे। जो बच्चा नहीं देखे हैं देख लेंगे। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आज हम आपको दूसरा चैप्टर वन शॉट में कराने वाले हैं जिसका नाम है समाजवाद या और साम्यवाद। समाजवाद और क्या है? साम्यवाद। यह नाम है चैप्टर का। और समाजवाद किसे कहते हैं? जिस प्रकार से आप देश के प्रति लगाव जिसको रहते हैं उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और समाज को अच्छा दिखाने के लिए, समाज को ऊंचा करने के लिए कोई व्यक्ति या समाज अग्रसर रहता है तो उसे हम समाजवाद कहते हैं। समाज के लिए अच्छा सोचना ही समाजवाद कहलाता है। उसी का एक दूसरा रूप है साम्यवाद। यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी हम लोग क्रांति पढ़ेंगे। यहाँ फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति। वहां भी 3 क्रांति पढ़े थे, यहाँ भी 3 क्रांति पढ़ेंगे। एक क्रांति होता है 1905 की क्रांति जिसे रविवार की क्रांति कहता है। एक होता है 1917 की क्रांति जिसे हम 2 क्रांति कहते हैं, 1 फरवरी की क्रांति, 1 अक्टूबर की क्रांति। यह 3 क्रांति यहां भी पढ़ेंगे। उसके बाद पूरी तरह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें खास करके हम लोग पढ़ेंगे साम्यवाद के जनक क्या है, समाजवाद के जनक है, यह भी ध्यान में देखेंगे और बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? बस देरी ना करते हुए आपके चैप्टर पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम 2 है यानी समाजवाद या एवं साम्यवाद। समझ गए? तो समाजवाद होता क्या है यह बात समझिए। समाजवाद, देखिए समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव न किया जाता, मतलब सबकी बराबरी का कहलाता ही हिस्सा हो, उसे हम समाजवाद कहते हैं, समाजवाद कहलाता है। समझ गए? मतलब समाज के किसी भी वर्ग हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे हम समाजवाद कहेंगे। यह राज्य को अपनाना चाहता है और यह सभी वर्गों को समन्वय की बात करता है। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखेंगे। अब देखिए समाजवादी विचारधारा क्या है यह भी थोड़ा देख लीजिए। जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद का भावना उत्पन्न होता है उसे समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रवादी व्यक्ति किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न है उसे हम राष्ट्रवादी व्यक्ति भी कहते हैं। उसी प्रकार समाजवाद कहते हैं समाज के प्रति अच्छा करना, समाज के प्रति कोई भेदभाव न करना समाजवाद कहलाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कोई अपना समाज को अच्छे करने के लिए विचार उत्पन्न होना, उसी को हम कहते हैं समाजवादी विचारधारा या समाजवादी व्यक्ति।
समझ गए। तो इसे हम कहते हैं आगे बढ़ा। जो मजदूरों के बारे में सोच सकते थे उन्हें समाजवादी कहा जाता, जो मजदूरों को अच्छे सोचते थे, अच्छे करने के लिए सोचते थे, तो समाजवादी कहा जाता था। जिसे मुख्य नाम सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, फोरियस, कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। एगेल्स मतलब यह सब कुछ समाजवादी व्यक्ति थे, उनके बारे में आपको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि समाजवाद के जनक की सब लोग को कहा जाता है। किसी को साम्यवाद के जनक कहा जाता है, किसी को साम्यवाद के जनक कहा जाता है। समझ गए। तो देखिए समाजवाद दो तरह के होते हैं। समाजवाद क्या होता है? दो तरह का होता है। एक तो हो गया कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद, एक होता है कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद। देखिए लिखा है ना, आरंभिक समाजवाद जो कि कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद हो गया, और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद यानी इसको कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, याद रखिएगा। और आगे इसको विस्तार में हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही देखेंगे। तो पहले आरंभिक समाजवाद क्या है यह देख लीजिए। कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद कहते हैं। समझ गए। इसके जो पहले के समाजवाद है उसे हम आरंभिक समाजवाद, इन्हें ही स्वप्नदर्शी एवं यूटोपियन समाजवाद कहता है। अब कहेगा आरंभिक समाजवाद का दूसरा नाम क्या है, तो कहेगा स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहते हैं, उसे यूटोपियन समाजवाद भी कहा जाता है, याद रखेंगे। सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन है। सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी यानी आरंभिक समाजवादी व्यक्ति कौन था? वह था सेंट साइमन, याद रखेंगे, सेंट साइमन था, जिसका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी क्षमता के अनुसार काम मिले और काम के अनुसार उसका पारिश्रमिक मिले। ये उद्योगीकरण के खिलाफ थे। ये उद्योगीकरण के खिलाफ था कि कोई व्यक्ति को काम वह मिले जिस प्रकार से, जितना पढ़ा लिखा हो उस हिसाब से उसको काम मिलो। या नहीं है पीएचडी कर लिए हैं, बीए में कर लिए हैं और जाकर क्या कहते हैं झाड़ू मार रहा है, गोबर उठा रहा है, तो उसको दिक्कत है, उसको उस क्षमता के अनुसार को तो काम नहीं मिल रहा है। जो व्यक्ति जैसा है उस हिसाब से काम मिले उसे हम समाज, इसके विचारधारा में जाएंगे हम, सेंट साइमन के विचारधारा था, ऐसा उसकी सोच था, जो कि आरंभिक समाजवाद को जनक भी आगे कर चल के इसको हम कहेंगे, क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है। अब देखिए कार्ल मार्क्स के बाद क्या, अब देखिए थोड़ा सा आप यह सोच सकते हैं, देखिए जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुआ था ना, पहला चैप्टर हम पढ़े थे ना, यूरोप में क्रांति, तो फ्रांस में 3 क्रांति पढ़े थे। तो क्रांति होने के बाद वहां सब लोग गणतंत्र हो गया था, सब राष्ट्र गणतंत्र हो गया था, फ्रांस आजाद हो गया था, जर्मनी एकीकरण हो गया था, इटली एकीकरण हो गया था, समझ गए। तो हो गया था तो वहां उद्योग लगना स्टार्ट कर दिया। उद्योग लगा तो वहां मजदूर नहीं जाता है, तो मजदूर जाएगा तो उसको प्रताड़ित करने का काम हो गया। तो मजदूर प्रताड़ित होता है तो समाज में मजदूर रहता है। तो उस समय कुछ नेता लोग उभरा, यही जैसे कि यह सेंट साइमन हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, यह देखा समाज की स्थिति, मजदूर को बहुत लोग प्रताड़ित कर रहा था, इसीलिए समाजवाद का उदय हुआ। वही समाजवाद हम लोग को पढ़ेंगे। यह सब लोग उसको सही समय पर क्षमता के अनुसार काम दिलाएगा, यह आप याद रखेंगे। समझ गए। फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों को कैसे कैसे अत्याचार किया यह हम लोग देखेंगे। देखिए जब फैक्ट्री लग गया तो उद्योगीकरण हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर ही इस चैप्टर में है, इस बुक में है आपका उद्योगीकरण आगे चल के। लेकिन अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे ही सब यूरोप में जितना भी देश था, यूरोपीय देश, वहां सब यूरोपीय देश जितना भी जब गणतंत्र हो गया तो वहां फैक्ट्री लगाया तो गांव समाज के लोग काम करने जाएगा, तो उसको बहुत प्रताड़ना कर रहा था, किस प्रकार से मजदूरों को अत्याचार कर रहा था वह आपको लिखना है इस चैप्टर में। तो पहला चैप्टर के आधार पर ही दूसरा चैप्टर लिंकेज है, समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि अलग है। तो कहेंगे मजदूरों को मजदूरी कम देता था, किस प्रकार के फैक्ट्री के मालिक प्रताड़ना करता था, मजदूर को जितना मजदूरी होना चाहिए उसको कम देता था और समय से ज्यादा घंटा काम लेता था। तो देखिए प्रताड़ित होता है कि नहीं, इसलिए मान लीजिए कोई समाजवादी व्यक्ति तो आएगा ही है देखकर। तो मजदूरों को काम करने के लिए स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब जब उसको ज्यादा काम कराएगा, कम पैसा देगा, तो काम करने के लोग का मन रहेगा, नहीं रहेगा, उसमें तो कठिनाई आएगा ही। इसी पर रॉबर्ट ओवन नाम का एक व्यक्ति था, अभी हम यहाँ बताए थे सेंट साइमन, अभी बताए थे समाजवादी व्यक्ति कौन आया, सेंट साइमन आया। तो
तो दूसरा व्यक्ति एक रॉबर्ट ओवन के बारे में आप समझिए, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक ब्रिटेन उद्योगपति रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटेन इंग्लैंड के समाजवाद का जनक कहा जाता है। समझ गए, इतना याद रखेंगे। इसका ऐसा मानना है कि औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जो कारखाना का जन्म हुआ है उससे श्रमिकों को शोषण किया जा रहा है। जो औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो कारखाना जो लोग बनाए हैं अमीर आदमी, उससे श्रमिकों को शोषण किया जा रहा है। अतः श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक जगह पर एक आदर्श कारखाना बनाया। लेकिन वह लोग कारखाना सिर्फ बनाया कौन? रॉबर्ट ओवन, जो कि उद्योगपति था, तो यह तो कारखाना लगा सकता था। और जिस प्रकार से देखा है कि फैक्ट्री के मालिक मजदूर पर कम पैसा देता था, ज्यादा घंटा काम कराता था, तो इसको देखा नहीं गया और यह बोला गलत हो रहा है। और यह उद्योगपति था, पैसा था, तो यह एक कारखाना खोला जिसको लोगों ने नाम दे दिया आदर्श कारखाना। मतलब आदर्श मतलब होता है अच्छा कारखाना। यह अपना मन से नाम नहीं दिया थी, तो एक कारखाना खोला था, लोगों ने आदर्श कारखाना इसलिए कहा दिया कि उसमें देखिए उसको बहुत लाभ देगा मजदूरों को। अभी देखते रहिए। और उन्होंने मजदूरों को हितों में सोचा और अच्छा काम किया। किन्होंने? रॉबर्ट ओवन ने, जिसे इंग्लैंड के समाजवाद का जनक कहा जाता है। जैसा कि उन्हें मजदूरों को मजदूरी बढ़ा दिया। जो भी मजदूर को उसके फैक्ट्री में काम करता था, जो फैक्ट्री का वो कारखाना खोला, उसमें जो मजदूर को पैसे पहले मिलता था 100 रुपया, उसको 150 रुपया देने लगा। मजदूरों को मजदूरी बढ़ा दिया। और क्या काम किया? काम का घंटे कम कर दिया। यही तो तबाह था लोग सब मजदूर काम का। और मजदूरों को बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ने की व्यवस्था कर दिया, स्कूल कॉलेज खोल दिया ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके। समझ लीजिए, इतना रहने खाने और इलाज की भी व्यवस्था कर दिया। समझिए यह व्यक्ति कितना सुंदर है, तब नहीं इसको जनक कहा जाता है रॉबर्ट ओवन का। इस रॉबर्ट ओवन के बारे में इतना बात आप याद रखें। समझ गए? तो अब आइए हम साम्यवाद, ये अभी हम पढ़ रहे थे समाजवाद के बारे में, जितना भी था ये आरंभिक समाजवाद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ गए? अब आइए साम्यवाद। साम्यवाद भी एक ऐसा ही विचारधारा था समाजवादी के ही तरह से, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, साम्यवाद कहलाता है। मतलब सेम परिभाषा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। समझिए, साम्यवाद का देन कार्ल मार्क्स या और फ्रेडरिक एंगल को कहा जाता है। फ्रेडरिक एंगल कौन है? आगे हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की जीवनी, तो इसका दोस्त है। फ्रेडरिक एंगल क्या है? इसका फ्रेंड है, कार्ल मार्क्स का दोस्त है। समझ रहे हैं? तो इसको माना जाता है समाजवाद का जनक। समाजवाद का जनक अगर कहेंगे या देन कहेंगे तो किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे। यह मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहते थे। इसका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य को सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, न्याय से कोई वंचित नहीं होगा और मानवता एक मात्र जाति होती है। मानवता मात्र एक जाति है। मानवता क्या है? जाति है, ना कि वह जाति के आधार पर भेदभाव करना। मानव होना ही एक जाति है और कुछ नहीं है। बाकी रुपया पैसा सब एक समान होना चाहिए। साम्यवाद का मतलब यह है कि किसी को रुपया के आधार पर गरीब, ऊंच नीच, जातिवाद, स्थान के आधार पर यह सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझिए, सबको बराबर देखना चाहता था कौन? कार्ल मार्क्स। इसीलिए इसको साम्यवाद के जनक कहा जाता है। समझ गए? साम्यवाद का मतलब ही हुआ। अब हम कहेगा कार्ल मार्क्स के बारे में लिखें तो इसके बारे में आपको पूरा याद रखना होगा, क्योंकि यही समाजवाद का देन है। साम्यवाद का देन है, मतलब साम्यवाद का जनक कहा जाता है। साम्यवाद एक तरह की समाजवादी विचारधारा है, लेकिन उससे अलग है। अभी हमारा भारत में समाजवाद चल रहा है, ना कि साम्यवाद। साम्यवाद मतलब है पूरी तरह से एक रंग हो जाना। जो गरीब है उसको अमीर के तरह बराबर कर देना, यानी अमीर का सारा पैसा लेकर इसको दे देना है, गरीब को दे देना, ताकि अमीर गरीब में कोई फर्क ना रहे। समझिए, कोई भेदभाव नहीं रहे, वह समाजवाद है। लेकिन ऐसा समाजवाद नहीं लागू किया जाता है। कुछ पहले चीन में लागू किया गया था, लेकिन वह नहीं चला, क्योंकि ऐसा होने से सभी लोग काम चोर हो जाता है, काम ही नहीं करना चाहेगा। कहेगा कि जब पैसा हम ज्यादा कमाएंगे दूसरे को बाकी देगा तो हम काम काहे करेंगे, सब लोग सुतल रहेगा, तो देश की स्थिति खराब हो सकता है। समझ गए? इसलिए साम्यवाद ठीक नहीं है। समझ गए? इतना बात याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी के जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। याद रखेंगे, जर्मनी के राइन प्रांत में। इसका पिता का नाम
हेनरिक मार्क्स था जो पेशे से वकील था, याद रखेंगे। धर्म था इसका यहूदी, बाद में ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया। शिक्षा इनका जो हुआ था कार्ल मार्क्स का, बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से हुआ था। यह मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। हीगेल दार्शनिक था, इससे विचार से इसको प्रभावित था। कौन? कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या किया देखिए, 1818 में जन्म हुआ था। 1843 ईस्वी में बचपन के दोस्त जेनी से शादी कर लिया। बहुत कम उम्र में इन्होंने शादी कर लिया, यानी समझिए यानी 25 वर्ष की उम्र में जेनी से शादी कर लिया। और 1844 ईस्वी में उन्होंने घर छोड़ दिया। देखिए एक ही साल, शादी के एक ही साल के बाद ये घर छोड़कर ये पेरिस में चल गया। कहाँ चल गया? पेरिस चल गया। घर था इसका कहाँ? देखिए जर्मनी था और पेरिस चल गया। और अपना दोस्त फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात किया। ये पेरिस में किससे मुलाकात किया? फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात। और 1848 ईस्वी में उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला यानी साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला। किसके सहयोग से? ये अपना दोस्त फ्रेडरिक एंगल के सहयोग से इन्होंने निकाला। 1848 में कहेगा साम्यवादी घोषणा पत्र कब निकाला? तो 1848 ईस्वी में। घर कब छोड़ा? 1844 ईस्वी में। और 1844 ईस्वी में पेरिस जाकर फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात किया। इन्होंने आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें जो है क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक। आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इतना बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1867 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखा जिसे दास कैपिटल कहा जाता है। 1867 ईस्वी में क्या लिखा कार्ल मार्क्स ने? दास कैपिटल लिखा। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख लिख के बता रहे हैं। और जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादियों के बाइबिल कहा जाता है। और 1883 ईस्वी में 65 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है कार्ल मार्क्स के। यह बात याद रखेंगे। देखिए यह कार्ल मार्क्स के जीवनी है। अगर कार्ल मार्क्स के बारे में विस्तार से अगर पूछे 5 नंबर में तो इसका काट छांट को आपको 5 लाइन 10-7 लाइन लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। आगे आइए, हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखे तो आप 2-4 लिख सकते हैं क ख ग घ करके, चाहे रोमन में देकर। हम 1-2 दिए हैं लेकिन आप क ख ग से 1-2 3। देखिए इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था। वर्ग संघर्ष का इन्होंने सिद्धांत दिया था। इतिहास के भौतिकवादी का व्याख्या किया। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना का इन्होंने सिद्धांत भी दिया था कि कोई राज नहीं होगा, ना ही कोई वर्ग होगा, सिर्फ मानवता होगा, केवल और केवल मानवता होगा। यह याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स एक चीज और भी दिया था कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 भाग में बांटा है और यह बताया है कि 6ठा भाग भी आएगा, यानी 6ठा युग भी आएगा। यानी सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग को बताया। कार्ल मार्क्स ने सब 5 भाग में बांटा, तो सबसे पहले आदि मतलब सबसे पुराना साम्यवादी युग बताया। उसके बाद इन्होंने बताया दास्ता युग आया। उसके बाद सामंती युग आया, राजा महाराजा लोग आया था सामंत। उसके बाद पूंजीवादी लोग युग आया। उसके बाद समाजवादी युग आया है। उसके बाद और साथ ही कार्ल मार्क्स ने यह भी बोला कि एक 6ठा युग भी आएगा जो वर्गहीन युग आएगा, जिसे मजदूर लोग लेकर आएंगे। जिसको कौन लेकर आएंगे? 6ठा युग मजदूर लेकर आएंगे। यह कार्ल मार्क्स लोग बोल के गए थे। एक चीज और देखिए, नीचे में लाल कलर से लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा मजदूर दिवस सबसे पहले कब मनाया गया है? तो 1 मई 1890 ईस्वी को सबसे पहला मजदूर दिवस मजदूर के सम्मान में मनाया गया है और उसी दिन से आज तक विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता आ रहा है। समझ गए? और इसके पीछे कुछ कहानी है। यूरोप में देखिए मजदूरों ने अमेरिका में हड़ताल किया और मजदूर दिवस मनाया, और साथ ही इस दिन से हम लोग मजदूर दिवस के रूप में, उसमें हुआ क्या, अमेरिका में कुछ घटना घट गया था। 1 मई 1890 से पहले मजदूर लोग हड़ताल पर चल गए थे। हम लोग मजदूरी नहीं करेंगे, सही तो मजदूरी नहीं देते हैं, हम लोग को सम्मान नहीं देते हैं, इसलिए वह लोग हड़ताल कर दिया। तो अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ, आपके बुक में लिखा हुआ है, हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, तो इसके लिए
लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ जो है अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ, यानी बैठक हुआ, 20 देशों के बीच सम्मेलन हुआ, 20 देशों के 20 लोग यहाँ आए और 400 लोगों के बीच सम्मेलन हुआ। और इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया है कि सभी मजदूर को सम्मान के लिए 1 मई को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस मनाया जाएगा और उसको याद किया जाएगा, उसको प्रताड़ना नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो उसी दिन से यह मनाने लगा। बस शॉर्ट में हम आपको बता दिए, बहुत काफी है, ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, यह याद रखिए। अब दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, यूटोपियन समाजवाद के विचारों को प्रकट करें। यह भी ध्यान दीजिए, हम जो लिख रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, हम यह आपको गारंटी दे रहे हैं कि इसके अलावा आपको कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। ऐसे थोड़े कह रहे हैं, हम जितना भी सवाल लिए हैं और जितना भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, सारा का सारा आपके पूछा गया है या तो पूछा जाए, और विशेष इसमें हम नहीं लिए। समझ रहे हैं ना? इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनिए। समझ गए? यूटोपियन समाजवाद के विचारों को प्रकट करें, मतलब यूटोपियन किसको कहते हैं? आरंभिक समाजवाद के कहते हैं। आरंभिक समाजवाद को हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक समाजवाद के 2 वर्गों में बांटा गया है। मार्क्सवाद के पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, और मार्क्सवाद के बाद के समाजवाद को हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, यह भी हम आपको बता चुके हैं। समझ गए? तो यह याद रखेंगे, आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को क्या कहते हैं? यूटोपियन समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाज। वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद होगा, यहां सुधार लेंगे। समझ गए? तो अधिकतम यूटोपियन विचारधारी फ्रांसीसी विचारक कौन थे? फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांस के थे। देखिए, प्रमुख विचारक का नाम आपको और उसका कार्य क्या क्या था वह याद रखना है। अधिकतम क्या था? यूटोपियन समाजवादी, यानी कार्ल मार्क्स से पहले का जो समाजवादी था सब यूरोपियन थे, यूरोप के थे, और वह ज्यादातर फ्रांस के थे। समझ गए? सेंट साइमन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इन्होंने समाजवादी विचारधारा को काफी आगे तक कार्य किया। इसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस तरह संगठित करना चाहिए ताकि लोगों को एक दूसरे को शोषण ना करे। यह सेंट साइमन का मानना था कि राज्य और समाज को एक तरह से संगठित करना चाहिए ताकि लोगों किसी को एक दूसरे के लोग को शोषण ना कर सके, सेंट साइमन का कहना था। समझ गए? दूसरा हम पढ़ लेते हैं, समाजवादी एगो चार्ल्स फोरियर था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव, कस्बा, नगर में रहता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। मतलब चार्ल्स फोरियर का कहना था कोई भी व्यक्ति कहां भी रहे तो उसको कोई ना कोई काम करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। चार्ल्स फोरियर एक समाजवादी व्यक्ति था, वह बताया। लुई वाला भी एक समाजवादी व्यक्ति था, इसका भी कुछ कहना था। इसका कथन था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। मतलब जब आर्थिक सुधार करना है, अर्थव्यवस्था को अगर कोई देश को सुधार करना है, उससे पहले आपके जो राजनीतिक अंग है उसको सुधार कर लीजिए, तब आपका आर्थिक सुधार बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, मार्क्सवाद के आदर्श को लिखें, तो बहुत सुंदर से हम लोग लिख सकते हैं मार्क्सवाद के आदर्श। देखिए, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गहीन समाज का स्थापना करना, जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, ऐसा मार्क्सवाद का आदर्श होता है। समझ गए? मतलब यहां सभी एक समान हो। समझ गए? तथा समाज में फैली हुई बुराइयों को हटाकर हम सभी समाज के हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही है मार्क्सवाद का सिद्धांत। कितना बढ़िया सिद्धांत है, बहुत सुंदर सिद्धांत है मार्क्सवाद का सिद्धांत। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे, कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में लिखे हैं। आप समझिए, कार्ल मार्क्स के बारे में हम आपको बता दिए, और यह क्वेश्चन आपको पूछेगा तो MVVI है, यह 5 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको लिख देंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में हम पूरी तरह जान गए, तो आप इस तरह से इसका जीवनी के लिख सकते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से क्या था? वकील था। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगे चलकर ईसाई धर्म अपनाया। समझ गए? इतना याद रखेंगे।
इसकी प्रारंभिक शिक्षा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से 1836 ईस्वी में हुआ। यह बचपन से ही मेधावी छात्र था, मतलब तेज छात्र था। इन्होंने अर्थशास्त्र में गहन अध्ययन किया। 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से शादी कर लिया। जो बताए हैं वही सब है, इसलिए हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, दोबारा आपको रिवाइज हो जाएगा। 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात हुआ और इसके विचारों से प्रभावित हुए और गरीबों को समस्या को विचार करने और गरीबों की समस्या पर विचार करने लगे 1844 ईस्वी से ही। तो कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने क्या नारा लगाया, यह याद रखेंगे, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। साथ ही पूंजीपति का घोर विरोध किया। साथ ही जो पूंजीपति है, अमीर लोग हैं, उसका विरोध किया। जो कि पूंजीपति लोग गरीब को जमकर शोषण कर रहे थे, जो शोषण कर रहे थे उसका बहुत विरोध किया। इनकी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल है, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है। देखते हैं, बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल एक बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। तो उसी का के दास कैपिटल को किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने लिखा। कब इसका प्रकाशित हुआ, 1867 ईस्वी में हुआ। इसको दास कैपिटल कहा जाता है, समझ गए, यह याद रखें। दास कैपिटल बुक का नाम है और इसे हम समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। आपको परीक्षा में यह भी पूछ सकता है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का मौत 1883 ईस्वी में लंदन में हो गया, यह भी बता चुके हैं हम। आप इतना बात जीवनी में लिख देते हैं तब 5 नंबर आ जाएगा। बहुत आसान है, हम 2 बार पढ़ चुके हैं, 2 बार और आप पढ़ लीजिए। तो हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको याद हो जाएगा। झूठे से आपको देखिएगा, बहुत सा चैनल वाला जो आपको कुछ से कुछ बताकर, यह उदाहरण देकर, वह उदाहरण देकर 10-10 को वीडियो ला लेता है एक चैप्टर में, समझिए। उसका अपना व्यू बढ़ाने के लिए कोई जरूरी है भैया, एक वीडियो में आपका हम पूरा मटेरियल दे देंगे। आप चाहे कोनो आप चैनल से देख लीजिए 10 वीडियो, आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे, पूंजीवाद क्या है, चलिए यह भी हम बता देते हैं। यह एक प्रकार का राजनीतिक और आर्थिक संस्था है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। देखो, पूंजीवाद मतलब होता है प्राइवेट आदमी। प्राइवेट जैसे कि मान लीजिए अभी जियो है, जैसे आप कोई कल कारखाना खोल रहे हैं तो आप तो निजी लाभ नहीं सोचिएगा, अपने संपत्ति के बारे में सोचिएगा। तो उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं, प्राइवेट आदमी को हम पूंजीवाद कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, जो उसका मालिक होता है उसी का अधिकार, बल्कि निजी संस्था के अधिकार होता है। इतना बात याद रखेंगे। मतलब इसका मतलब हुआ पूंजीवाद, मतलब हुआ प्राइवेटीकरण, प्राइवेट आदमी। यानी यह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधि को विरोध करता है, यह सार्वजनिक और आर्थिक गतिविधि को विरोध करता है, समझ गए। इससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन। यहाँ इसमें क्या होता है, समाजवादी पूंजीवादी में क्या होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसको मुनाफा चाहिए। और इसको क्या मतलब है, समाज से चाहे वो मरे चाहे जरे, जितना मुनाफा हो सके उतना फायदा है, तो समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद क्या है, ये हम बताए हुए हैं, फिर से हम आपको बताते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश, समाजवाद उसमें इससे पहले भी हम आपको पहला चैप्टर में बताया है और यहाँ भी बता रहे हैं उपनिवेशवाद। जब उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन नियंत्रित करे, मतलब गुलाम बना लेता है, तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। और उपनिवेशवाद स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होता है, जो संस्कृति, आर्थिक, समाज, राजनीतिक क्षेत्रों में जमकर शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। उपनिवेशवाद लोग क्यों लागू करता है, किसी देश को गुलाम क्यों बनाता है, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ हो, समझ गए। क्योंकि भारत भी अपना, मेरा देश गुलाम रहा था 1947 में, भारत आजादी हुआ इंग्लैंड से, समझ गए, ब्रिटिश से। अब दूसरा चीज समझ लीजिए, वामपंथी और दक्षिणपंथी से क्या अंतर होता है, यानी क्या होता है वामपंथी और दक्षिणपंथी, बस हो गया। वामपंथी क्या होता है, याद देखिए, यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार के द्वारा एक नीति बनाया जाता है, जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा, दबा कुचला लोग को सहायता किया जाता है। वामपंथी जो है, सरकार द्वारा एक नीति बनाया गया है जिसमें दबा कुचला लोग को सहायता किया जाता है, जिसे वामपंथी कहते हैं। या पूंजीवाद का विरोध करता है, या
वामपंथी क्या करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है, और यह दक्षिणपंथी की करता है, पूंजीवाद का समर्थन करता है। जस्ट इसका उल्टा है। यह एक ऐसा विचारधारा जिसमें सरकार की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें खुली प्रतियोगिता होती है दक्षिणपंथी में, और यह पूंजीवाद का समर्थक होता है। इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए, अब हम चलेंगे, यह आपका साम्यवाद और साम्राज्यवाद, साम्यवाद और समाजवाद समाप्त हो गया। हमने जो बता दिया इतना बात याद रखेंगे। पूंजीवाद क्या है, कार्ल मार्क्स क्या है, चार्ल्स फूरियर, यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादी, जितना बात बताए हैं यह सब आप याद रखेंगे। इतना से ज्यादा कुछ नहीं आपको पूछा जाएगा, एक दो बार वीडियो भी देख देंगे तो भी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रांस की, रूस की क्रांति। हम बताए थे आपको इसमें 3 क्रांति पढ़ना है। और 1905 की क्रांति जिसे खूनी रविवार भी कहते हैं, रोमनोम वंश का शासक था। यहाँ पर किसका वंश का शासक था, इस समय राजा कौन था, रोमनोम वंश का राजा था। समझ गए, यह भी पढ़ेंगे। और 1817 की क्रांति 2 हुआ था, एक फरवरी की क्रांति में जिसमें जारशाही ही समाप्त हो गया था, अक्टूबर की क्रांति ने लेनिन के द्वारा किया गया था, और लेनिन यहाँ से भाग के भी चला जाता है 1905 में। वह पूरा कहानी भी हम लोग देखेंगे आगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। 1805 की क्रांति को हम खूनी रविवार की क्रांति क्यों कहा जाता है, वह भी हम पहले देखेंगे। थोड़ा सा कहानी अगर सुनिएगा तो सुन सकते हैं। यहाँ जब पूरे जनता तंग हो गया था ना, तभी क्रांति होता है। रूस की जनता पूरे तंग हो गया था, और हुआ क्या था, रविवार के दिन रूस के पूरी जनता सड़क पर आ गई, और राजा के महल यानी वहां के सम्राट को यानी राजा को जार कहा जाता है, जार के महल के तरफ सभी जनता बढ़ रहा था। तो वहां राजा को पता चला कि पूरे जनता महल की ओर आ रहा है, तो वो अपना सैनिक को बोला कि जाओ देखो वो सबको मनाओ, नहीं मानता है तो गोली से उड़ा दो। और वैसा ही किया उसका सैनिक। वहां सब मजदूर को बोला जो कि निहत्थे था कि आप लोग घुर जाइए, आपका बात सुना जाएगा। लेकिन बहुत ही अन्याय कर रहा था रोमनोव राजवंश का शासक जो था, वह बहुत अन्याय कर रहा था। तो उस लोग नहीं मानना चाहा, तो उसके गोली से निहत्थे मजदूर किसान को गोली से मार दिया, यानी खून की नदियां बह गया। और उस दिन रविवार था, इसलिए उस दिन खूनी रविवार 1905 को कहा गया। उसी दिन उसके भैया का भी मार दिया था, लेनिन के भैया को, और लेनिन को बोला तू यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुमको भी मार दिया और तुमको भी मार देंगे। लेकिन भाग तो गया, लेकिन स्विट्जरलैंड ही चला गया था। लेकिन 1917 में फिर आता है और क्रांति करता है, और इस समय इसका जारशाही सब समाप्त कर देता है। उस समय जनता के आगे राजा को झुकना पड़ जाता है। तब जाकर यह दोनों क्रांति के बाद लेनिन अपना वहां राजतंत्र स्थापित करता है, वहां गणराज्य स्थापित करता है, और वहां सरकार बनाता है। समझ गए, यह सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सुंदर से यह सब ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले यह जो बताए थे हम आपको, खूनी रविवार क्या है, इससे क्या समझते हैं, यह देख लीजिए, आपको लिखा भी हुआ है। तो हम कहेंगे 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो को नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिक को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना दिन रविवार को घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इतना बात आप बहुत बेहतरीन तरीका से आप समझ गए होंगे। अब झूठे से हम मिर्ची मसाला लगाकर बोलते रहे तो वह बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा भाई, कोई मतलब नहीं है मिर्ची मसाला लगाने का। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, इतना उम्मीद करता हूं। आगे आप समझेंगे हम लोग रूस की क्रांति। देखिए, एक क्रांति तो आपको समाप्त हो गया, 1905 की क्रांति आपका समाप्त हो गया। 2 क्रांति और पढ़ेंगे, लेनिन के बारे में पढ़ेंगे, समाप्त हो जाएगा चैप्टर, क्या दिक्कत है। देखिए, रूस की क्रांति जो 1917 में हुआ था, फरवरी क्रांति, उसका मुख्य कारण, कोई भी क्रांति का कोई कारण होता है, वह कारण के लिखे तो यह 5 नंबर में पूछेगा, तो विस्तार में आपको लिखना होगा। रूस की क्रांति के मुख्य कारण 1917 के निम्नलिखित थे। क्या था? पहला राजनीतिक कारण देख लेते हैं, जार का निरंकुश शासन होना। वहां का जो जार था निकोलस द्वितीय, वह इतना निरंकुश था कि जनता के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। तो
तो स्वाभाविक है वो कि जनता विद्रोह करेगा। समझ गए? तो वही चीज यहाँ लिख देंगे विवरणिका चिन्ह देकर। रूस की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि रूस की जार को निरंकुश होना, जिससे रोमनोव राजवंश के जार अपने इच्छा के अनुसार काम करता था। यह अयोग्य शासक था, यह योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। तो जनता को टेंशन होवे करेगा, विद्रोह करवे करेगा। जिसे जनता को सुख दुख का कोई चिंता नहीं था, वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। यह जो था रोमनोव वंश का शासक, जिसको जार कहते हैं रूस के राजा को, वह समझता था हम ईश्वर की प्रतिनिधि ने हमें ईश्वर बनाकर राजा भेजा है, तो हम क्यों किसी की मदद करें, यह सोचता था। तो इसीलिए यह क्रांति हुआ। पहला कारण ये हो गया। और उसके बाद रूसीकरण की नीति, और यह कहता था राजा रूसीकरण अपनाए, एक भाषा अपनाओ। कैसे लोग एक, अरे भैया छोटा सा अपने भारत है, उसमें आप देखिएगा रूस सबसे बड़ा देश है, और उसको कहेगा कि पूरा एक भाषा अपनाओ, संभव है? नहीं संभव है। भारत में अभी भी 22 भाषा की मान्यता दी गई है, इतना समझिएगा संविधान में। तो क्यों दी गई है? सबका अलग अलग सुविधा के अनुसार जो बोलने जानता है उस हिसाब से अपना काम करेगा। ऐसा थोड़े है कहेगा सब अंग्रेजी में काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, यह गलत है। तो उसी यह भी एक कारण हो गया। रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती है, जैसे कि यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, स्लाव इत्यादि। ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे एवं इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। इन सभी जातियों को शासक ने अत्याचार किया, और जार निकोलस द्वितीय, जो यह रोमनोव वंश का शासक था, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, द्वारा जारी रूसीकरण की नीति को काफी परेशान था। इसने कहा कि रूसीकरण मतलब एक भाषा रहेगा, एक देश रहेगा, जिससे लोग परेशान हो गया था। कहा जाता है, कहा कि एक जार, एक भाषा, एक रूस, एक धर्म अपनाओ, जिसका विरोध जनता ने किया। मतलब यह जो निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि इसने एक अथी किया, रूसीकरण की नीति अपनाया, और इन्होंने कहा कि एक भाषा अपनाओ, एक देश है। तो संभव है? नहीं संभव है। तो लोग विरोध करवे करेगा। अब समझिए, अब देखिए राजनीतिक दलों का उदय, अब वहां बहुत सारा राजनीतिक दल भी उदय हो गया, तो यह भी एक कारण था। 1883 ईस्वी में एक पार्टी बना था जिसका नाम था रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो कि जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन बाद में 1903 ईस्वी में कुछ दिनों के बाद यह पार्टी टूट जाती है और दो हिस्सों में बट गया, जिससे पहला मेंशेविक पार्टी कहा गया। इसमें देखिए यह जो है रूसी सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1883 ईस्वी में, और 1903 ईस्वी में दो भाग में बट गया। एक हो गया मेंशेविक, एक दूसरा हो गया बेल्शेविक। मेंशेविक जो होता है अमीर आदमी के पार्टी अलग हो गया, और बेल्शेविक में यह गरीब आदमी का पार्टी हो गया। याद रखेंगे बेल्शेविक कौन था? गरीब आदमी की पार्टी, मेंशेविक अमीर आदमी का पार्टी। याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाएगा मेंशेविक पार्टी किसकी पार्टी था, तो किसीगा अमीरों की पार्टी था। बेल्शेविक पार्टी किसका था, तो गरीबों का पार्टी था। इस चौथा कारण है नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था और रूस की प्रतिष्ठा में कमी, जिस एवं 1905 ईस्वी में की क्रांति का असर भी था। 1905 ईस्वी के क्रांति का असर भी था, क्योंकि खूनी रविवार हुआ था, तो लोग को टेंशन तो होते रहेगा, गुस्सा तो होते रहेगा। वो गुस्सा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। पांचवा कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का परिचय। आप समझिए, यहाँ का जार सोचने लगा चलो भाई युद्ध लग लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। उसमें सोचा कि हम अगर जीत जाएंगे तो जनता मेरे ऊपर खुश हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, यह हार गया और यह कारण बन चुका था। तो इससे रूस मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था तमाम जनता आंतरिक और संतोषजनक को भूलकर बाहरी मामले में उलझ जाएगा और रूसी सरकार को समर्थन भी करेगा। लेकिन जार निकोलस दूसरा की आशा पर निराशा छा गई, क्योंकि हार गया। चूंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने खुद संभाला हुआ था, उसके पास ना तो अच्छे हथियार था और ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा, और विश्व युद्ध तो लगातार हार होने के कारण इसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इसका पूरा दरबार भी खाली हो गया, जिसके कारण जनता को युद्ध करना, क्रांति करना लाजमी है। समझ गए? एकदम है। तो आगे चाहिए
अंतिम जो छठा कारण हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण का, रासपुतीन का प्रभाव भी था। रासपुतीन देखिए, रासपुतीन एक भ्रष्ट पादरी था जो राजार के यहाँ ही रहता था, राजा के यहाँ ही रहता था, एवं राजा के कथाकथित गुरु भी थे। राजा को कौन था? गुरु भी था ही। लेकिन इसका संबंध रूस के जार यानी राजा की पत्नी जरीना से था। इसका नाजायज संबंध था रूस की राजा के उसकी पत्नी से, समझ गए। तो रासपुतीन ने जरीना के अपने बस में कर रखा था और जार की अनुपस्थिति में जार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर मौका का फायदा भी उठाता था। जरीना के सहारे यह रूस को बागडोर को भी संभाल रखा था। जरीना के सहारे मतलब राजा के पत्नी के सहारे यह रूस के बागडोर के भी संभाल के रखा था, क्योंकि जो भी कहता था रासपुतीन उसकी पत्नी को, उसका पत्नी राजा को कहता था, राजा उसका काम करना पड़ता था। जैसे आप देख रहे हैं अभी भी कोई पत्नी किसी पति को कहेगा तो अक्सर करना होगा, नहीं करेगा तो युद्ध होगा, समझ गए ना। अब आइए हम सामाजिक कारण कुछ देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक कारण में किसान की दयनीय स्थिति हो गया था, तो युद्ध होना यानी क्रांति होना लाजमी है। तो रूस की क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय मतलब खराब हो गया था, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती करते थे, जिससे फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था। इसके अलावा शासकों के द्वारा टैक्स वसूली करने से इन लोगों को स्थिति और दयनीय हो गई। 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता समाप्त कर किसानों को जमीनें के बदले मोटी रकम ली गई। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था, समझ गए। और आठवां देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग आठवां, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति, यहाँ विवरण का चिन्ह दे देते हैं। रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन मजदूरों से अधिक समय तक कठोर काम और बदले में बहुत कम मजदूरी दिया जाता था। उत्तम आवास भी नहीं दिया जाता था और स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं था। मजदूर लोगों को अपनी मांग को समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। इन मजदूरों को सहारे विद्रोह को दबा दिया जाता था, समझ गए। तो अंतिम कारण हम पढ़ेंगे बेकारी और बेरोजगारी की समस्या। देखिए, सामाजिक कारण में यही होगा, किसान, मजदूर, बेरोजगारी, यह हुआ। राजनीतिक कारण पढ़िए लिए, रूस में क्रांति के बेरोजगारी का भयंकर समस्या उत्पन्न, क्रांति के कारण बेरोजगारी का भयंकर समस्या उत्पन्न, लाखों लाख की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। चूंकि जीने का कोई साधन नहीं था, अतः लोग क्रांति के लिए उतर गए। लोग जीने का साधन नहीं था, इसलिए राजा के खिलाफ तो कुछ करेगा ही। और बौद्धिक कारण क्या था वह भी देख लिए। रूस में लोग धीरे धीरे बुद्धिजीवी होते जा रहे थे, जो अपने लेखों और रचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस नामक एक पुस्तक लिखी और मजदूरों को जोश भरने का काम किया। देखो, एक लियो बौद्धिक कारण क्या रहा, लियो टॉल्स्टॉय एक नाम है व्यक्ति का, इन्होंने एक बुक लिखा जिसको युद्ध और शांति, इंग्लिश में कहते हैं वार एंड पीस नामक एक पुस्तक लिखा, जिससे मजदूरों को जोश भरने का काम किया। उसमें जैसा जैसा चीज लिखा जिसमें मजदूरों का जोश भर लिया क्रांति के लिए, समझ गए। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे देखिए, रूस की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। फरवरी का क्रांति हम बताए, फरवरी 1917 की क्रांति बताए। आज अभी क्रांति का कारण पढ़ लिए, क्रांति क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्रांति कैसे हुआ, यह जब पढ़ लिए तो इसका तो परिणाम भी कुछ निकलेगा। तो परिणाम क्या हुआ, बेल्शेविक क्रांति पूरे रूस के क्षेत्रों में विकास का परचम लहराने का काम किया, पूरा विकास का परचम लहरा दिया। इन्होंने जारशाही सत्ता को समाप्त कर दिया। हम बताए हैं फरवरी की क्रांति में पूरा राजा को समाप्त कर दिया। इसकी समाप्ति के तथा सत्ता का बागडोर किसानों और मजदूरों के हाथ में सौंप दिया गया। जो यहाँ का सत्ता था, जो पावर था, इसको किसान और मजदूरों के हाथ में सौंपा गया। प्रमुख प्रभाव और परिणाम देखिए, रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया। जो रूस में अपने आप को राजा भगवान को भेजा हुआ दूत समझता था, उसका समाप्त हो गया। सदियों से चली आ रही रूस में स्वेच्छाचारी शासन समाप्त कर दिया गया तथा जार की उसकी और जरीना उसकी पत्नी की हत्या 1918 ईस्वी में समाजवादी गणतंत्र के स्थापना की गई। उसकी हत्या करके समाजवादी गणतंत्र की स्थापना कर दिया गया। राजा की पत्नी और राजा को हत्या 1918 में करके वहां समाजवादी गणतंत्र की स्थापना किया गया, यही परिणाम हुआ।
लुइनोव का नेतृत्व क्या था? लुइनोव के नेतृत्व में उदारवादियों ने अपना सरकार बनाया और जार का सत्ता समाप्त कर दिया। विश्व को दो खेमों में बंट जाना, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया, यह भी एक प्रभाव हुआ। समझ गए? आप पूंजीवादी और साम्यवादी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी का देखिए, इसमें पूंजीवाद का क्या हुआ, देखिए यह तो अभी हम पढ़ाए प्रमुख प्रभाव और परिणाम बतलिए। अब इसी को प्रभाव के रूप में पूंजीवादी और साम्यवादी भी आया था। इसके साथ साथ रूस में दो भागों में बंट गया, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस में बंट गया। देखिए, रूसी पंचांग भी लागू किया गया। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति के समय रूस में दो प्रकार के कैलेंडर थे, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर को समाप्त कर दिया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दे दी गई। समझ गए? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है, या याद रखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से आगे है, जिसको इसको समाप्त कर दिया गया, इसी को लागू रहने दिया, दो प्रकार का कैलेंडर नहीं रहने दिया। आगे आइए हम देखेंगे किसानों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार, यह 5 कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं। तो रूस में जार का शासन समाप्त होने के ही सत्ता का बागडोर मजदूर और किसानों के हाथों में आ गए, यह बताए हैं, और लोगों को खुशी पूर्वक जीवन निर्वाह करने लगते हैं और संविधान का भी रचना हुआ। 1918 ईस्वी में लेनिन एक संविधान बनाया था जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया और इसमें धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया? इसने धर्मनिरपेक्ष की नीति भी अपनाया। इतना बात याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे अक्टूबर की क्रांति की ओर। फरवरी की क्रांति हम कारण पढ़ लिए, क्यों हुआ था, उसका परिणाम पढ़ लिए, सारा चीज पढ़ लिए। अब हम लोग आएंगे अंतिम क्रांति जिसका नाम है अक्टूबर की क्रांति, यह पढ़ेंगे, यह आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपका दूसरी चैप्टर। देखिए पढ़ते हैं हम लोग, यहां से कहते हैं जुलाई 1918 में जार और जरीना की गोली मारकर हत्या करने के बाद, यानी फरवरी की क्रांति को बाद, रूस में ल्यूनोव के नेतृत्व में सरकार बनी। रूस में ल्यूनोव के नेतृत्व में सरकार बनी, जार और जरीना को समाप्त कर गया तो मजदूर और किसान की सरकार बनी जिसको ल्यूनोव ने सरकार बनाया। ठीक है, लेनिनोव भी शासन अच्छे से नहीं चला था, लेकिन लेनिन नहीं है, सॉरी बच्चों, यह लेकिन है, लिनोव भी शासन अच्छे से नहीं चला रहा था और जनता इससे भी नाराज हो गया। अब लिनोव भी अच्छा से शासन नहीं चला रहा था तो जनता नाराज होगा ही, क्योंकि यह मेंशेविक पार्टी का था, यानी अमीर के पार्टी से संबंधित था। गरीब को क्यों देखा जाता था? हम बताए थे 1903 ईस्वी में यह जो एक पार्टी बना था 83 में, देखिए हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, आपको याद हो जाना। देखिए राजनीतिक दल 1883 ईस्वी में एक राजनीतिक दल बना था सोशलिस्ट, रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, और 1903 ईस्वी में यह दो खेमों में बट गया, मेंशेविक और बेल्शेविक। तो मेंशेविक पार्टी का था ये, तो ये अमीर का पार्टी था, तो गरीब को कभी सुनता, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, यह भी बढ़िया से नहीं चला पा रहा था। समझ गए? तो मेंशेविक नेता था ल्यूनोव को हटा कर रूस में एक नया राजा बनाया गया जिसका नाम था क्रेस्की। अब लिनोव को भी हटा दिया, जैसे जार जरीना को समाप्त कर निलोव की सरकार बना, लेकिन यह भी अच्छा से नहीं चला रहा था, तो उसके बाद क्रेस्की का सरकार बना। याद रखिएगा, पहले आपका जार निकोलस द्वितीय बना, जार निकोलस द्वितीय बना, निकोलस द्वितीय बना, उसके बाद क्या बना? लिनोव बना, उसके बाद करेंस्की बना, करेंस्की की सरकार बना। याद रखेंगे, करेंस्की की सरकार बना। लेकिन लेनिन को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिस लिए यह क्रांति हुई उसमें से कई परिवर्तन ही नहीं हुआ। लेकिन वहां जो लेनिन भी एक तरह का नेता था, वह बहुत सुंदर नेता था, और उसको हैरान हो गया जिसलिए हम लोग यह लड़ाई किए, जिसलिए यह क्रांति हुई, वह तो परिवर्तन ही नहीं हुआ। ना तो किसानों की स्थिति सुधरी और ना ही मजदूरों की स्थिति सुधरी। अतः उसने कहा कि अभी एक क्रांति और होगा। कौन बोला? लेनिन ने बोला एक लड़ाई और होगा, तो कर ही दिया अक्टूबर की क्रांति। समझ गए? अतः लेनिन ने अपने एक खास दोस्त ट्रस्की और सभी किसान मजदूर के साथ मिलकर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बेल्शेविकों, मतलब कि गरीबों की नेता के द्वारा पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीविजन, डाकघर, सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया जाता है और बेल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो
अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने क्या नारा दिए? भूमि, शांति और रोटी। इसमें केरेंस्की की सरकार का भाग जाती, इसमें क्या हुआ? केरेंस्की की सरकार भाग जाती है और सत्ता का बागडोर बेल्शेविक के पास आ जाता है, मतलब गरीब के नेताओं के पास आ जाता है, जिसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा बनाया गया। इस क्रांति को बेल्शेविक या नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। बेल्शेविक या नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। यह भी बात याद रखेंगे। अक्टूबर की क्रांति के कितना अच्छा से हम समझ गए। आप भी वीडियो रोक के दोबारा पढ़ के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। समझ गए? अगर थोड़ा सा भी ध्यान। अब लेनिन हम लोग कर रहे हैं तो लेनिन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। समझ गए? तो देखिए लेनिन कौन था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे। लेनिन बेल्शेविक, देखिए इस चैप्टर में कार्ल मार्क्स के बारे में और लेनिन के बारे में बहुत सुंदर से आपको पढ़ना होगा। समझ गए? लेनिन बेल्शेविक दलों के सबसे बड़ा नेता था, यानी गरीब दल का जो नेता था, बेल्शेविक गरीबों की पार्टी था बेल्शेविक। और बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवादी की तरफ था। यह जारशाही के विरोध था, जिसका सबसे बड़ा कारण था इसके बड़े भाई एक जार की हत्या के इल्जाम में गोली मारकर हत्या की। इसके बड़े भाई को जार ही एक हत्या के जुल्म में मार दिया था, इसलिए जार के खिलाफ था। 1905 ईस्वी की क्रांति में ही लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन खूनी रविवार के घटना के बाद यह भागकर स्विट्जरलैंड चला गया था। सोचा मुझे भी मार देगा, इसलिए यह भागकर चला गया था, क्योंकि इसके भाई को हत्या कर दिया गया था और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन पुनः 1917 ईस्वी में वापस लौटकर केरेंस्की के सरकार में आया यहाँ और हटाया। केरेंस्की लौटकर आया और केरेंस्की को सरकार को हटाया और खुद गरीबों का मसीहा बन गया और ट्रेस्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया और उसका जो दोस्त था ट्रेस्की उसको युद्ध मंत्री बनाया और ट्रेस्की के नेतृत्व में लाल सेना का भी गठित किया। तो ट्रेस्की के नेतृत्व में क्या गठित किया? लाल सेना का गठित किया। लेनिन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, यह भी याद रखेंगे, यह भी आई है, कई बार पूछा गया है। लेनिन के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है उसके बारे में लिखें तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब आपके पास बहुत कम स्लाइड है, 4-5 स्लाइड है, बहुत कम समय में आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम तो 1 घंटा में आपको खत्म करते हैं, 1.25 घंटा में खत्म करते हैं। और आप चैनल में जाकर देखेंगे तो 1-1.25 घंटा में आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, वह अपना प्रचार करेंगे और थेसिस देते रहेंगे, यह करो बच्चे, वह करो, बिना काम का समय बर्बादी, बिना काम का नेट बर्बादी आपका होते रहेगा। समझ गए? इसलिए वह अफवाह में नहीं आए, मेरे चैनल पर आए, पूरे तरह से आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। आने वाला समय में भी हम आपको मुफ्त क्लास देंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई अभी ये लंच करने वाले हैं ऐप, चाहे आपको रुपया लेने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सिलेबस, इसमें कोई चैप्टर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गए? तो इसका द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन किया गया था लेनिन के द्वारा, यह देखिए। सबसे पहले लेनिन ने पूर्ण रूप से रूस को युद्ध में बंदी करा, युद्ध समाप्त कर दिया कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और प्रथम विश्व युद्ध में से रूस को सभी सेना को वापस बुला लिया। समझिए, रूसी सेना को वापस बुला लिया। इसने जर्मनी के साथ एक संधि किया जिसका नाम था वेस्टलिटोवस्क की संधि। यह संधि सिंधी नहीं होगा, यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था। जिसका उद्देश्य क्या था कि शांति स्थापित हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो, सेनाओं में की राहत में सुधार हो। समझ गए? और देखिए और क्या काम किए, अमीरों से जमीन को छीनकर गरीब किसान और गरीबों में बांट दिया। अमीर से जमीन छीनकर लेनिन ने क्या किया, गरीब में बांट दिया। और उपद्रवियों को शांत करने के लिए सेना को बनाया, जिसे नाम दिया चेका। उपद्रवियों को शांत करने के लिए एक सेना का गठित किया जिसका नाम दिया चेका। लाल सेना का गठन किया और प्रति क्रांति का दमन किया। जो भी क्रांति था गांव देहात में, जय शहर में, उसको दमन कर दिया, रोक दिया।
दिया। नई आर्थिक नीति को अपनाया, शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए जरूरी है। प्रशासनिक सुधार हुआ और जारशाही लोगों को हटाया गया, जारशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और 1918 ईस्वी में एक नया संविधान बनाया और यूएसएसआर का गठन किया। यानी आपको परीक्षा में यह भी पूछ सकता है यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताइएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए। और आगे आपका जो देखेंगे कि नई आर्थिक नीति क्या है जो लेनिन के द्वारा लाया गया, वह थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है यह पढ़ेंगे। लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाया गया था जिसे नई आर्थिक नीति का नाम दिया जाता है। इसे न्यू यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। लेनिन साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करके किसान और जनता के हितों में सकारात्मक कार्य किए। जैसे क्या क्या काम किए नई आर्थिक नीति के तहत? किसानों से अनाज लेने के बदले निश्चित कर लगा दिया, किसानों से जो अनाज खरीदेगा उस पर कर लगा दिया गया। जगह जगह पर बैंक खोल दिया गया। 20 कर्मचारी से कम रहने पर व्यक्तिगत रूप से कल कारखाना चला पाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। व्यापार संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसान का दे दी गई। उद्योगों की विकेंद्रीकरण कर दिया। विदेशी पूंजी में सीमित तौर पर आमंत्रित किए हैं, विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित कर दिया कि कोई भी आदमी आकर हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की राजकीय एजेंसी को शुरू कर दिया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा भी शुरू किया, सरकारी एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया। समझ गए, इतना बात इन्होंने किया है। तो अब और भी पढ़ेंगे। क्रांति के पहले रूस की किसान की स्थिति कैसा था, यानी रूस की क्रांति के पहले रूस का जो किसान मजदूर लोग था उसका स्थिति कैसा था। तो यह देखिए, क्रांति के पहले रूस की किसान की स्थिति दयनीय थी, एकदम खराब थी, क्योंकि वे अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती किया करते थे जिससे फसल की पैदावार बहुत कम होता था। साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया जाता था, तो उसमें इस किसान की स्थिति तो खराब होता था, उपजता था कम, उस पर टैक्स लेता था सरकार, तो टेंशन तो होता ही था। तो अब आइए अप्रैल थीसिस क्या है यह भी पढ़ लीजिए। इसका गठन 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन के द्वारा किया गया था, अप्रैल थीसिस का गठन, और जिसका उद्देश्य केरेंस्की के सरकार को गिराने के लिए लेनिन पेट्रोग्राद शहर पहुंचा था। जिसका उद्देश्य क्या था अप्रैल थीसिस का, कि इसको केरेंस्की को जो सरकार था इसको गिरा देना है, क्योंकि जो क्रांति हुआ जिसलिए वो मजदूर और किसान के लिए वह तो हुआ नहीं, केरेंस्की का सरकार था अमीरों की सरकार, समझ गए। इसलिए अप्रैल थीसिस ने शुरू किया और अपना जोरदार भाषण देकर अपना आकर्षित कर लिया सारे जनता को। नारा दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, भूमि, शांति, रोटी चाहिए कि युद्ध और भूखमरी। आपको युद्ध चाहिए या भूखमरी चाहिए कि रोटी, भूमि या शांति चाहिए? तो जनता तो रोटी, भूमि, शांति चाहिए, उसको युद्ध क्यों चाहिए? तो इसीलिए जनता पूरा खुश हो गया। इसी को हम लोग अप्रैल थीसिस कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। अब आइए, युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध से क्या समझते हैं? शीत युद्ध में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, समझिए, ऐसे मने मन युद्ध होता है, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। वैसा युद्ध जिसे किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बातों बात का होता है, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसे वाक युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, शीत युद्ध, वाक युद्ध। अब देखिए, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि क्या है, यह भी आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, याद रखेंगे। यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, यह जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था, जिसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना, सेनाओं को राहत पहुंचाना। या पहले भी बताए, हम अभी भी बता रहे हैं। 2 बार हो गया तो आपको क्यों नहीं हो जाएगा, सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब आपका लग रहा है यह अंतिम स्लाइड ही है, यह आपका जो है अंतिम स्लाइड है, यह पूरी तरह से चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, कहता है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, रूस की पराजय जो है क्रांति हेतु और अग्रसरित कर दिया। कैसे? क्योंकि वह राजा तो सोचता था हम जीत जाएंगे तो जनता खुश हो जाएगा, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं।
इसलिए और क्रांति भड़क गया। वही चीज लिख देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई, जो 18 तक चला। इसमें रूस मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, जिसका उद्देश्य तमाम जनता रूसी सरकार को समर्थन करेगा, लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई। चूंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने संभाला था और विश्व युद्ध में लगातार हार होने के कारण इसका प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। परिणाम यह हुआ कि पूरा दरबार खाली हो गया। जब पूरा दरबार खाली हो गया तो जनता को तो लड़ना स्वाभाविक है, क्रांति के लिए प्रेरित करना स्वाभाविक है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। मैं वीडियो भी आपको समाप्त करता हूं। आप लोग मन से तन से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार का वीडियो मैं लाते रहूंगा और सारा सिलेबस बहुत जल्द मैं समाप्त कर दूंगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।